कल एक स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट किया क्या बताया था ये लास्ट की क्यू वाला अरे क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब अपने को क्या करना है कि ये ग्राफ प्लॉट करना है। कहता है कि एक एंगल क्रिटिकल हो, एंगल ऑफ रेफरेंस 90 हो जाता है, ऐसा ना। और इससे थोड़ा भी ज्यादा वो एंगल तो क्या हो जाता है, सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है। इसको टोटल इंटरनल क्यूब बोलते थे, टोटल क्यूब बोलते हैं। पूरी 100% रिफ्लेक्शन होता है ना, कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा होता। ये बात हो देखो, ये जब ये जा रहा था नॉर्मल एंगल पे, देखो ये डेविएट हो रहा है ना। जैसे मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर और ये इधर कहीं जा रहा होगा, ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, तो ये नहीं होता, सेम मीडियम होता तो ऐसे जाता, लेकिन इधर को गया तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन को y एक्सिस पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस को x एक्सिस पे रख के ग्राफ प्लॉट करना है आपको। ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, कैसा बनना चाहिए, तो मैं आपको समझाता हूं। तो सोचो डेल्टा और आई में ग्राफ बनेगा, कैसा बनना चाहिए। तुमने दिमाग लगाई और ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, तो उससे सोच लोगे फिर वो चीजें याद रहेंगी फॉर लॉन्ग टाइम। डेल्टा होगा क्या बेसिकली, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं और को आई के टर्म में लिखना है और ग्राफ लिखना है कैसा बनेगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं, या तो मुझे कोई रिलेशन मिल जाए, है ना, आर को किसके फॉर्म में लेके आओ, इसके फॉर्म में लेके आएंगे ग्राफ, कोई वेरिएबल में तो होता है ग्राफ, तो आर को आप आई के टर्म में लेके आओ, फिर देखो वाई और एक्स में क्या क्या रिलेशन बनता है। कैसा बनना चाहिए, चलो मैं बता दूं, देखो सोच लिया सबने, अटेम्प्ट कर लिया, इधर देखो पूरी कहानी में जो कहानी है, एक क्रिटिकल से पहले की अलग कहानी है, ये सुन, क्रिटिकल के बाद की अलग कहानी। क्रिटिकल के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्रिटिकल के बाद अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ डेविएशन निकालो, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था मिरर में, क्या था फॉर्मूला, पाई माइनस 2i, ये सुनो पाई मतलब 180 माइनस 2i, यही होता था। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें ग्राफ बनाओ, तो डेल्टा को अपने y एक्सिस पर रखा है, पाई कांस्टेंट है माइनस सम कांस्टेंट इनटू x, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेक्शन, है ना। ये कब की कहानी है, क्रिटिकल के बाद। क्रिटिकल के पहले r माइनस i है, और मैं r को i के टर्म में लेके आऊं तो कैसे लिखेंगे, मान लो इसका मीडियम n1 है या n2 है, कैसा बनेगा, n1 sin i बराबर n2 sin r। आप देख रहे हो कि n1 by n2 into sin i पूरे का इनवर्स ये होगा, है ना। ये सुनो, यानी ग्राफ कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफ कर्व से ज्वाइन करोगे तो इधर देखो, यहाँ पे जो ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ पे आ रही है, क्रिटिकल एंगल, है ना। क्रिटिकल के पहले साइन इनवर्स ग्राफ को इस तरीके से बनाता हूँ, और उसके बाद कैसा बनेगा ग्राफ,
स्ट्रेट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी तो समझने के लिए बताता हूँ। अगर मान लो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, मान लेते हैं तो समय के लिए ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 29.999 हुआ, इस केस में डेविएशन कितना होना चाहिए? मान लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू 30 डिग्री है, 30 से जस्ट पहले रे ऑफ लाइट किधर बाहर जा रही होगी, यस और नो? उस केस में आर किसको अप्रोच कर रहा होगा? 90 को अप्रोच कर रहा होगा। मैं बोल सकता हूँ डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2 माइनस आर। आर की वैल्यू ये क्रिटिकल लिखो यहाँ, है ना? और जस्ट आफ्टर मतलब जैसे मैं बोलूंगा अगला वैल्यू 30.00000001 कर दूं, इस केस में डेविएशन किसको अप्रोच कर रहा होगा? 30 से ज्यादा हो गया, यानी रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्ट हो गई, तो कितना होगा उस समय डेविएशन? 180 माइनस 2i, आई की वैल्यू पे अप्रोचिंग टू थीटा क्रिटिकल है, आया ना? यानी मैं बोल सकता हूँ ये वाली वैल्यू जो होगी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 2 थीटा क्रिटिकल, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब मैं क्या करा? अच्छा, एक और खास बात, चलिए बना दो, फिर मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, लिख लो इसको पहले। तो क्रिटिकल के बाद स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्रिटिकल से पहले कैसा बनेगा? कर्व बनेगा साइन इनवर्स का। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ओपन क्यों किया है? क्योंकि वहां पे थीटा क्रिटिकल पे क्या है? डिसकंटिन्यूटी है ना। एग्जैक्टली साइन इनवर्स पे नहीं है, साइन इनवर्स प्लस इसमें कुछ माइनस आर आई होगा ना, एक कर्व बन रहा है ना। लेकिन उसके बाद वाला जो है वो कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप क्या है? देखो स्लोप क्या है बताओ? नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव, है ना? स्ट्रेट लाइन बनेगी। बनना है पक्का। ठीक है। अरे इस ग्राफ में क्या खास बात है? एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा क्रिटिकल से कम है, या मैं बोलूं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन अगर इससे कम है, एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है ना? इससे वैल्यू कम है तो डेविएशन के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है? तो हो सकता है मोर देन 1 में आ जाए। देखो एक पर्टिकुलर डेविएशन दे दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं? तो ये लिख लो, if deviation is less than pi by 2 minus theta critical, if deviation is less than pi by 2 minus theta critical, then for a single deviation, there are two possible values of angle of incidence. ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सवाल होगा, हमेशा आपको क्या करना है? थीटा क्रिटिकल के जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर सोचना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। पसंद नहीं? जैसे से पहले मैंने सवाल भी कराया था, वहां पे भी अपन ने कौन से एंगल में देखा था कहानी? थीटा क्रिटिकल ना, तो आपको लिमिटिंग के थीटा क्रिटिकल को लेके चलना है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊं, ये जवाब समझ में आया सबको? ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको कि यहाँ पे कोई कंटेनर है ऐसा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं मान रहा है, लिक्विड एच हाइट तक फिल है, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है? इसका रेडियस बता दें,
हाँ, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो बल्ब लगा तो पार्टी के नीचे दैट्स बॉटम, लिक्विड है इसका म्यू है ना, और एच हाइट तक वो फील्ड है, वो सरफेस पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, आपको उस ब्राइट स्पॉट का रेडियस बताना है कितना होगा इन टर्म्स ऑफ द गिवन डाटा। डेटा क्या क्या गिवन है, म्यू एंड एच। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। Find out the radius of the bright spot formed on the surface of the liquid. Find out the radius of the bright spot formed at the surface of the liquid. H और mu, H by नहीं, H by नहीं है, क्या है बताओ? ठीक है, H by under root mu square minus 1 is correct. आगे आगे ठीक। देखो इसका जो डायग्राम है आपको कॉपी में बना हुआ है, जब मैंने आपको टीआईआर का इंट्रोडक्शन दिया था उसका मैंने क्या देखा था, सोर्स है और यहाँ से लाइट जा रही है, क्रॉस कर रही है और क्रिटिकल पे 90 हो रही है, उसके बाद वेव लाइट रिटर्न बैक हो रही है नहीं? जब रिटर्न बैक होगा उसके आगे तो कुछ स्पॉट बनेगा नहीं, तो जब तक वेव लाइट क्रॉस कर रही होगी वही बनेगा स्पॉट, है ना? यानी कहने का मतलब हमने एक साइड बनाया था, सेम साइड आप इधर ही बना दो। लिमिटिंग वैल्यू किसको पकड़ के सॉल्व करना है, क्रिटिकल को, है ना? क्रिटिकल के जस्ट आगे क्या होगा, रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी स्पॉट के लिए ये जो बन रहा है यही आपका क्या होगा, रेडियस, करेक्ट? तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पे क्रिटिकल होगा, इसके जस्ट पार्ट क्या हो रहा होगा, तो अगर मैंने इसको थीटा क्रिटिकल बोला, ये भी क्या हो गया आपका थीटा क्रिटिकल, और ये आपका 90, तो मैं यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा क्रिटिकल किसके बराबर होगा बताओ, tan थीटा क्रिटिकल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू h है, बार बार क्या हो जाएगा, h टाइम्स tan थीटा क्रिटिकल, और साइन वाला पता ही तुम्हें कितना हो जाएगा, म्यू इनटू sin थीटा क्रिटिकल, एसनेस तो लगा है, बराबर क्या लेंगे 1 इनटू sin 90, sin थीटा क्रिटिकल कितना हो गया बताओ, 1/v, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी बताइए, म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट पे क्या जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस, इसको हमेशा आपको जब भी टीआईआर का सवाल हो तो किस पे जाके कंसंट्रेट करना है, क्रिटिकल से जस्ट पहले और जस्ट बाद, इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, टीआईआर की वजह से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे डायमंड का स्पार्कल करना, है ना, मिराज लूमिंग नाम सुना हो, तो मिराज लूमिंग में बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर लोग आ गया रही लॉजिक समझ में आया, क्योंकि जब टीआईआर हो रहा होगा उसके बाद कोई स्पॉट मिलेगा, हाँ एपरेट क्या
एंगल नहीं बनाना, अपने को ब्राइट स्पॉट का रेडियस बताना है। ब्राइट स्पॉट क्या हो कब बनेगा, जब रे ऑफ लाइट क्रॉस कर रही है ना, जब वो रिटर्न बैक हो रही है इसके बाद कोई स्पॉट नहीं दिखेगा। हमें अगर ये लेंथ निकालना है इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसका इमेज थोड़ी निकालना। इमेज निकालने के लिए अगर वो पूछता है कि ऑब्जर्वर को ये सोर्स कहाँ दिख रहा है, वो तो अलग सवाल हुआ। करेक्ट, लिख लो इसको। टीआईआर में आपको थीटा क्रिटिकल पे जाना है। जब भी ऐसा सवाल आ रहा है तो क्रिटिकल के जस्ट पहले जस्ट आफ्टर सोचोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। है? वैसे एक तो नेचुरल फिनोमेना है जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। सबसे पहला है, जैसे मान लो फिर क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये मान लो है ना। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, अब एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होते हैं आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, कौन से गैस ट्रीट करते हैं उसको, आइडियल गैस मान के चलते हैं ना। तो पी और ओ में क्या रिलेशन होता है, पी बराबर आर टी होता है। अगर मैं रो की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई आर टी। वो एटमॉस्फेयर प्रेशर 180 हम ले लो, है ना। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मैं बोल सकता हूँ रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, है ना। तो टेंपरेचर ज्यादा तो रो कम, टेम्परेचर कम तो रो ज्यादा। तो रिलेटिव बात करते हैं, रेयर और डेंसर जो चीजें होती हैं वो क्या रिलेटिव टर्म है। हो सकता है एक के रिस्पेक्ट में कोई चीज डेंसर है, दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर हो सकती है, जैसा ना। जैसे मान लो ग्राउंड पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी कम, तो नीचे वाला जो एयर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, एज कंपेयर टू ऊपर वाला एयर, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो नीचे वाला मीडियम कैसे बिहेव कर रहा होगा ये, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी कम है, नीचे वाला रेयर होगा ऊपर वाला क्या होगा, डेंसर होगा। तो और हम तो जिस मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें कब देख पा रहा हूँ, जब रे ऑफ लाइट तुम्हारे ऊपर गिर रही है और फिर मेरी आंखों में जा रही है। तो अपने क्वेश्चन भी किया था ना, तो वही अगर ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा हो अब होगा क्या, यहाँ से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी इसकी आंखों में जाने के लिए। जब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो किधर बेंड कर रही होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्थ, हल्का हल्का जैसे डेविएशन होता जाए, एक जगह पे जाकर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, है ना। फिर ये रिटर्न बैक होगा इस तरीके से, ऐसे घूम के इस ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है। और ऑब्जर्वर हमेशा कैसे देखता है चीजों को, कैसे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन। और ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा ये रे कहां से आती नजर आएगी, नीचे से। इसका कैसा इमेज बन रहा होगा, इन्वर्टेड। अगर कोई इन्वर्टेड इमेज बन रहा होता है तो कैसा अपने को ऑब्जर्व होगा कि लिक्विड है सामने। यस और किसी चीज का इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, इस लगेगा कि लिक्विड है। लेकिन इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं अपन, मिरर। बना लो फिर मैं लिखवा देता हूँ। लिक्विड जैसा फील होगा, जैसे तुम्हें बोलो कि मेरा एक इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है डिस्टेंस पे, मैं कर रहा हूँ नीचे भी इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है, कैसा फील होगा कि लिक्विड के अंदर तुम्हारा इमेज बन रहा है। देख रहे हाईवे वगैरह में दिखता है, काफी हीटिंग होती है तो दूर से आप कर सकते हो। तो ये ऐसा तब होता है जब नीचे वाला मीडियम कैसे बिहेव कर रहा है, रेयर, ऊपर वाला क्या कर रहा है, डेंसर। इस फिनोमेना को मिराज बोलते हैं। फैक्ट का कांस्टेंट होता है, फिर साइन नहीं, तो यहाँ पे करोगे तो यू ऑफ 10 इनटू साइन है, पैरेलल है। देखना पड़ेगा ना ग्रेटर रिलेशन कैसे चला रहा है, ये आएगा यहाँ का मिनिमम।
समझ में आई ये कहानी? यस और नो? तो इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन मिराज। दिखा दे फिर, लिखो इसको कि देखो कि इन समर सीजन temperature of air in summer season temperature of air near the ground is greater near the ground is greater as compared to air at a height as compared to air at a height. Consequently, density of air near the ground will be lesser than the density of air above the ground. Okay, so when light moves from an object travel in the atmosphere, it will suffer total internal reflection at certain point. At certain point, for the observer, inverted image of the object will be observed. And this phenomena of light is called क्या बोलेंगे इसको? मिराज. This phenomena of light is called mirage. ठीक है, इसी का उल्टा क्या होता है? जूमिंग होता है ठंड में. जूमिंग में क्या होगा? जूमिंग में मान लो इस तरीके का पे है और इस तरीके का कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसको देख रहे हैं ना. नीचे अब यहाँ पे ज्यादा कोल्ड होगा एज कंपेयर टू इधर ज्यादा हॉट होगा. कोल्ड और हॉट रिलेटिव बढ़े. तो नीचे का मीडियम कैसा होगा? डेंसर. ये सब ऊपर कैसा होगा? रेयर. अगर ये इसको देख रहा होगा तो आप क्या किधर से किधर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी? डेंसर से रेयर. किधर मुड़ेगी? अवे प्रॉब्लम होगा. ऐसे अवे जाती जाएगी. एक जगह क्या होगा? ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर इसकी आंखों में जाएगी. इसको कैसा रिजल्ट आएगा? इसका इमेज ऊपर बनता है. ये इन्वर्टेड इमेज कैसे बनता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? बस उसका रिवर्स है. रिवर्स ऑफ द मिरर्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा है. जस्ट रिवर्स ऑफ द मिरर्स, क्योंकि इसमें रे ऑफ लाइट अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रही थी, यहाँ डेंसर से रेयर अपवर्ड की तरफ जा रही. ठीक है, अब इस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ. इधर देखो, जब ऐसे बहुत सारे पैरेलल स्लैब होते हैं बेटा, लिखो ना इसमें जेईई एडवांस में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है.
और जेईई मेंस में भी आता रहता है ना। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे मीडियम है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, ये मान लो N6 है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे मान लो ट्रेवल होते हुए इधर बेंड करते हुए इस मीडियम में ऐसे पहुंच रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल दें R, तो ये भी क्या होगा R, ये भी क्या हो जाएगा आपको ऐसे बना तो R डैश, ये भी क्या हो जाएगा R डैश, यहाँ मान लो कुछ थीटा है, क्लियर बेटा, कैसे होना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखोगे, अगर मैं इसके लिए लिखूं, इसके और इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाऊं, क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ N1 sin I बराबर क्या बन जाएगा बताओ, N2 sin I बनेगा ऐसे, करेक्ट, यस और नो। तो ये आ रहा है तो ये भी R हो जाएगा पैरेलल लाइन से। तो फिर अगर मैं N2 N3 के लिए बनाऊं तो क्या बन जाएगा, N2 sin R बराबर क्या हो जाएगा, N3 sin R डैश, ऐसा करते जाएंगे। तो आप इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, कैसे हो। यानी कि मुझे पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ, इसके साथ रिलेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि n sin थीटा क्या है, कांस्टेंट। यानी मुझे अगर इसका पता है तो मैं यहाँ का लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, n1 into sin I बराबर कर सकता हूँ, इसका कितना है n5 into क्या होता है sin थीटा, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा n sin थीटा क्या होगा, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आया हुआ भी है जेईई एडवांस का, प्रीवियस ईयर देखो पैरेलल स्लैब्स के लिए। सर कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दें। n sin थीटा क्या होता है, कांस्टेंट। सर एक बार फिर से बता दो। इसे बता दो, जैसे मान लो ऐसे स्लैब्स रखे हुए ना बेटा, थिकनेस T1 T2 ऐसे मान लेना, ये N1 N2 N3 N4 N5 मैंने मान लिया मीडियम है, और मुझे इस वाले पहले मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, तो मैं इसका एंगल निकाल सकता हूँ किसी भी nth मीडियम का। हमने कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाऊं पहले और दूसरे मीडियम के लिए, तो क्या लिखेंगे, N1 sin I बराबर N2 sin R। अब ये R है तो ये भी R हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ से इसके और थर्ड और फोर्थ के लिए बनाओ तो क्या बनेगा, N2 sin R बराबर N3 sin R डैश। हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्या रिलेशन आ रहा है, N1 sin I बराबर N3 sin R डैश, है कि नहीं। इसका मतलब अगर मुझे पहले का n और i पता है तो मैं किसी का भी लिख सकता हूँ, क्योंकि n sin थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ आया मेरी बात। जैसे मैं ये क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, n sin थीटा कांस्टेंट होता है इस केस में, इसमें स्लैब्स हो, रेक्टेंगुलर स्लैब्स पर। मैं क्वेश्चन आपको दे दूं कि इस तरीके का कोई बहुत सारा मीडियम है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है, मुझे यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, निकाल सकते हैं, है ना। क्या आएगा बता दो, 2 3 4 है, ये मतलब वैल्यू है n, इसका रेफरेंस 2 है, इस वाले का 3 है, इसका 4 है, मुझे यहाँ का 30 पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ का चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, साइन कर लेंगे ऐसे, क्योंकि n sin थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। अब मिराज पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे अगर मैं ये वाले जहां से ये टीआईआर हो रहा था, यहाँ पे अगर एक्सिस बना लूं, इसको अपन x एक्सिस लिख लूं, इसको अपन क्या करूं, y एक्सिस पर, और यहाँ के लिए मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंटर कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इधर देखो ये इधर से जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो यहाँ से भी जो रे ऑफ लाइट चलेगी मुड़ के कैसे ही जाएगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा था, ब्रीजिंग इंसिडेंस हो रहा है, ब्रीजिंग का मतलब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री, और यहाँ जो म्यू है ये वेरिएबल होगा, कांस्टेंट तो होगा नहीं, क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर रो वेरिएबल है तो म्यू वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे आपको म्यू दे देता हूँ कि म्यू की वैल्यू ऐसा कुछ है अंडर रूट में a टाइम्स y की पावर 3/2 प्लस 1, तो इसको म्यू इज
अंडर रूट ऑफ k इंटू वाई की पावर 3/2 प्लस 1। जब k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है, ये डायमेंशन को सही करने के लिए दिया गया है ना, इसका इवेंट k बराबर क्या है 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है लिखना, k की वैल्यू क्या है 1, तो रिलेशन क्या है अंडर रूट ऑफ k y की पावर 3/2 प्लस 1। y क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन y डायरेक्शन ना। तो क्वेश्चन क्या है लिखना कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ trajectory of this ray of light, find out the equation of trajectory of this ray of light, find out equation of trajectory of this ray of light। देखते हैं कौन सोच के बताता है, बहुत ही अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। y जो है यहाँ से एंगल y जैसे इसको x मान, इसको y माना, जनरल पॉइंट पे क्या होगा yx, म्यू की वैल्यू y पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, अंडर रूट ऑफ k y की पावर 3/2 प्लस 1, यानी वेरिएबल रेफ्लेक्टिव इंडेक्स का सवाल। ठीक है, मिराज और लूमिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरली बुक में केवल थ्योरी पर आके छोड़ देते हैं। ट्राई करो, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। तो दिमाग वाला सवाल क्वेश्चन बैंक मैंने भेजा था, देखा तुम लोगों ने, किन लोगों ने देखा उसको, तो उनसे पढ़ा, उसमें पूरा ही है सिलेबस का, आप उसमें से क्वेश्चंस करते जाओ ना, डाउट आप पूछ लेना, तो पूरा हो जाएगा तो बोलना मैं आंसर की भेज दूंगा ना, एक प्रॉपर कॉपी में इसको सॉल्व कर, क्योंकि आपके मॉडल में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है ना, एक या दो ही एक्सरसाइज है। क्या आएगा बताओ, देखते हैं कौन बताओ। वेरिएबल रेफ्लेक्टिव इंडेक्स से इससे पहले भी एक और क्वेश्चन किया था। आ गया,
चेक करते हैं अभी। और किसी का यार तो यहाँ देखो, आप इधर देखो, बोर्ड पे देखो जिसका नहीं आया, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे अपन ने ओरिजिन माना है और यहाँ पे ग्रेजिंग मतलब 90 डिग्री बन रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लेयर्स मान सकता हूँ, वेरिएबल है तो ठीक, एकदम स्मॉल थिकनेस का है। सो तो मान लो कि यहाँ पे जनरल पॉइंट पे लेयर मानता है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, जो मैं इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और नॉर्मल के बीच का एंगल। एक कर्व है, मैंने यहाँ पे क्या इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए तो मुझे इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, तो ऐसा टेंजेंट। ये एंगल क्या होगा बताओ, अगर मैंने यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले पॉइंट। अरे हाँ है ना, किलो मेरी बात समझ में आती नहीं आया। जैसे मान लो ये कोई भी कर्व है ऐसा, क्या बना देता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे देखना है कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये जो एंगल होगा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, बहुत ही स्मॉल स्लैब्स मानते हैं, छोटे छोटे थिकनेस का, तो क्या कांस्टेंट होता है, n sin थीटा। मैं क्या कर सकता हूँ, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, इधर देखो, जस्ट y बराबर 0, y बराबर 0 पे म्यू कितना है 1, तो मैं लिखूंगा 1 into sin 90 क्या होगा तुम्हारा बराबर इस वाले पॉइंट पे क्या लिखूंगा, म्यू जनरल फंक्शन ऑफ y इनटू क्या लिखें sin 90, लिखा है क्या, कैसे हम यहां से अगर आप लिखोगे तो sin i बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1 by म्यू, इक्वेशन नंबर 1। चलो ये मेरी बात समझ में आई है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, पक्का आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई ये आई है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ बताओ, 90 माइनस आई है ना, 90 माइनस आई के इस टेंजेंट का स्लोप है, ये सुनो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan i किसके बराबर होगा, dy by dx, सॉरी tan 90 माइनस आई कितना हो जाएगा, dy by dx, तो cot i बराबर क्या हो जाएगा बताओ, dy by dx। अब देखो यहाँ पे sin i आपका 1 by म्यू है, तो cot i निकाल सकते हैं, sin i क्या होता है p by h, b क्या होगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, और आप cot i लिखोगे तो b by p, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p कितना है आपका 1, फिर लिखा है क्या, बेस कितना हो गया अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 और p क्या था, सही लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ dy by dx। अब म्यू का स्क्वायर माइनस 1 कितनी होगी वैल्यू बताओ, अंडर रूट ऑफ म्यू का स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो क्या बचेगा, a y की पावर by 2 प्लस 1 माइनस 1, साथ में क्या हो गया dy by dx, ये लिखा है क्या, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, k तो 1 ही था, y की पावर 3 by 2 उसका पावर 1 by 2 क्या बचेगा, y क्यूब बचा, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ds को इधर लेके जाओ और dy अपॉन क्या कर दोगे y क्यूब, इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट, ये सुनो x 0 है तो y भी क्या है 0, जनरल x पे y निकाल लो, ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको ट्राइजेक्टरी का, मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटीग्रेशन आता है सबको, y का क्यूब का y की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -2 कर दो, निकालो कितना आएगा सॉल्व करके फाइनल, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ थोड़ा राइट शिफ्ट। हाँ बोलिए। अच्छा ये मैंने क्या किया था, ये u अंडर रूट में था ना, आप पावर के बच गए, पावर किस के लिए, y की पावर, अरे स्क्वायर था तो गड़बड़ किया है, zero y की पावर 3/2 का रूट आपने y क्यूब लिख दिया, वहाँ y की पावर 3/4 होना चाहिए, बाकी सब सही है, हाँ बस वहाँ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये 3/4 होगा, वैसे यहाँ 3/2 ही होगा, तो फिर आपने रूट सॉल्व किया ना, अच्छा ये यस ठीक है, ये 1 ये कैंसिल हो गया, हाँ y की पावर 3/2 इसका पावर 1/2 3/4 होगा, 3/4, ठीक, y की पावर पे जाकर 3/2 को इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट करके y और x में इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन किस पे है, मिराज वाले फेनोमेनन पे है ना, इसमें वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क,
और इसमें कॉन्सेप्ट हमने कौन सा यूज किया है, ये वाला। इसमें n sin थीटा क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से और इसको इंटीग्रेट करते हैं, आ जाएगा x बराबर y की पावर -3/4 1, नीचे भी आ जाएगा -3/4। क्या है, ये तो 1 है, ये 1 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, पूरा क्लास के बाद, बीच में, आफ्टर द क्लास, ये इसको पहले। सर हाँ, मेरा जो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया वो मैं बता दूं, सबसे ऊपर। क्या किया यहाँ से। यस सर यस। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि n sin थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यस सर। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले के लिए जस्ट एंट्री हो रही है, वहां पे आपका इंसिडेंस क्या 90 डिग्री था, यस सर। और म्यू हमने इसी को लोअर लेवल मान के सॉल्व किया ना, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, y 0 है तो 1 होगी, ठीक है सर, ठीक है। 1 इंटू म्यू इंटू साइन लिख दिया, ठीक है, करेक्ट। इसी का आप एक लूमिंग पे भी सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि म्यू एज ए फंक्शन ऑफ y ना हो करके म्यू एज ए फंक्शन ऑफ x है, इस तरीके से a टाइम्स x की पावर क्या था 3/2 प्लस 1, और यहां से कोई ग्रेडिंग इंसिडेंस हो रहा है। और ये पहले केस में हमने y वाले में कैसा स्ट्रिप माना था, इस तरीके से x में कैसे रेंज मुड़ेगा, इस तरीके से। मान लो ये ऐसे जा रहा है, अब इस कर्व का आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है, ये वो इस तरीके का केस, ठीक है, ट्राई करो। तो अब म्यू जो है x में वेरी कर रहा है, पहले म्यू कैसे वेरी कर रहा था, y में वेरी कर रहा है। सेम टाइप का सवाल है, दो इंपॉर्टेंट सवाल, कैलकुलेट करो, बताओ क्या है। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ये वाला का लूमिंग टाइप का दिख रहा है, सुन, तो इस पे कितना आएगा ट्रैजेक्टरी पे। आ गया सेम इक्वेशन आ, मतलब x का इंटीग्रेशन देखते हैं। और किसी का आया कुछ क्वेश्चन समझ में आया, इससे पहले वाले सवाल में किसका म्यू कैसे वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें कैसे वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको y से रिप्लेसमेंट में जो किया है थोड़ा सा चेंज आया इसमें, जो हमने स्लैब माने थे इस तरीके से, और इसमें कैसे स्लैब बनेगा, इस तरीके से। देखो नॉर्मल और उसके बीच में कैसे एंगल का रिलेशन है। हाँ हाँ
बाकी लोग भी ट्राई। क्या आएगा क्या आ रहा है तुम्हारा? नहीं आ रहा? अभी तो समझाया मैंने नॉर्मल कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे। यार क्वेश्चन से सीखो यार, जरूरी नहीं यही सवाल एग्जाम में आएगा, लेकिन इसी पे बेस्ट आ सकता है। म्यू को चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, है कि नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कैसे निकालेंगे। क्या हमने ऐसे स्लैब माना है अभी, मान लो हमने ऐसे स्लैब माना, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाना है तो एक नॉर्मल ऐसा बनेगा, सुनो। अच्छा यहाँ पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एंगल क्या होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल अगर आई है, इसका स्लोप भी क्या होगा, आई होगा, tan आई। अगर है ना, उसमें क्या होता है 90 माइनस आई। इसमें क्या हो रहा है, अगर ये आई है तो ये भी क्या हो रहा है, आई। चलो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। उस वाले में आई था तो 90 माइनस आई होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप यहां से आगे लगाओगे स्नेल्स लॉ, क्या बनेगा बताओ, 1 इंटू बोलो sin 90 बराबर वहां का म्यू इंटू क्या बन जाएगा, sin आई। तो sin आई की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, sin आई आपका हो गया 1 बाई म्यू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, tan आई बराबर क्या लिखना पड़ेगा बताइए तो बेटा, dy बाई dx। और tan आई क्या होगा, p बाई b। 1 अपॉन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर dy बाई dx। और इसको स्क्वायर कर दो जो मैंने वैल्यू दिया था, ये क्या म्यू क्या दिया था बताओ, अंडर रूट ऑफ ये तो 1 मान लो x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 था, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1, यही होगा ना, सही है अभी। और यहाँ पे आपका क्या है, dy बाई dx, तो इंटीग्रेट कर दो। हाफ भी तो आएगा। हाँ इसके अंदर रूट आ गया, यस और नो। इसको जब सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन x की पावर कितना मिल गया बताओ, 3 बाई 4। और ये dy बाई dx से कर लोगे इंटीग्रेट, अभी dx इधर आ जाएगा, dy इधर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो। x 0 था तो y भी 0 था, जनरल y पे x है, ठीक है। तो आपको इस कर्व का क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को नॉर्मल और टैंजेंट के बीच में इस वाले मीडियम पे जस्ट अगर जाएं, ये ऐसा मीडियम होता है छोटा, इस वाले पे अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए स्मॉल होगा, कैसे ड्रॉ करोगे, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल ऐसा होगा परपेंडिकुलर, और ये जो रे जा रही है इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब इस वैसे हाँ जैसे मैं बोलूं इधर रे, यहाँ रे क्रॉस कर रही है, तो कैसे यहाँ पे इंसिडेंस निकालना है, नॉर्मल इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, और अगर यहाँ पे कोई कर्व है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो कर्व है ना, इस वजह से इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, कितना आएगा, सेम आ रहा है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, तो चाहे y का वेरिएशन हो चाहे x का वेरिएशन हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट। ये सभी किस पे क्वेश्चन थे, वेरिएबल प्लस CIS, ओके। कोई कंफ्यूजन, दोनों में फर्क क्या था, इसमें क्या था, स्लोप tan आई आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था, cot आई। ये ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं है म्यू जो मैंने दिया वही होगा, कुछ भी हो सकता है क्या में, एज अ फंक्शन ऑफ x, एज अ फंक्शन ऑफ y हो सकता है। लोगों ने सोच लिया, कर लिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे TIR के बाद आता है क्या आता है, प्रिज्म, है ना। तो नेक्स्ट आप लिखो, बताओ। देखो ऑप्टिक्स में प्रिज्म का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसा कोई सिस्टम मैंने ले लिया,
ये मान लो पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। हमारे अकॉर्डिंग कौन कौन सा प्रिज्म होना चाहिए? प्रिज्म जैसे अपन जनरल लैंग्वेज में जानते हैं, कौन कौन होना चाहिए? दूसरा और तीसरा। ऑप्टिक्स में तीनों प्रिज्म हो गए ना। प्रिज्म का मतलब क्या है? सुनना मेरी बात। प्रिज्म का मतलब क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट दो इंक्लाइन सरफेस को क्रॉस कर रही है, किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा? ऑप्टिक्स में प्रिज्म में कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट था क्या? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज का मतलब क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। यस और नो? तो ऑप्टिक्स में प्रिज्म का मतलब क्या समझोगे? जब भी रे ऑफ लाइट किसको क्रॉस कर रही हो, दो इंक्लाइन सरफेस को, किसका कांसेप्ट यूज हो रहा होगा? प्रिज्म का। ये तीनों ही प्रिज्म हो। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ से ऐसे बेंड हो गई, ये भी कैसे बिहेव कर रहा है? ये जो दो इंक्लाइन सरफेस को क्रॉस कर रही होती है, उसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी ये अलग अलग हो सकता है। जैसे इस वाले केस में मान लो रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा? ये वाला। मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, ऐसे गई, ऐसे गई, और यहाँ से निकल के बाहर, ये भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। लिख लो, ये ऑल द थ्री कैन बी हैव एज अ प्रिज्म। मान लो इसको लिखना जो मेरे पास। ठीक है, फुल ऑप्टिक्स हो गया कंप्लीट। क्या चल रहा है? तो लिखो, आप डेफिनेशन लिखो कि whenever ray of light crosses two inclined surfaces, whenever ray of light crosses two inclined surfaces, then concept of prism will be used. Then concept of prism will be used. Concept of prism will be used. आगे लिखना, the angle between the inclined surfaces, the angle between the inclined surfaces which ray of light is traveling or crossing, angle between the inclined surfaces through which ray of light is crossing is called angle of prism, called angle of prism, और इसका दूसरा नाम होता है रेफ्रैक्टिंग एंगल। और क्या बोलते हैं इसको? रेफ्रैक्टिंग एंगल। सवालों में ये भी दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म और रेफ्रैक्टिंग एंगल। और लिखना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ए से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। और दूसरा क्या बोलेंगे? रेफ्रैक्टिंग एंगल। कैसे करते हैं? कैपिटल ए। ठीक है, तो प्रिज्म में कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा होगा? कितनी बार हो रहा है? तो 2 बार। तो अब देखते हैं इसका कुछ और रिलेशंस निकालते हैं, ये और बाकी एंगल्स में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो एक दो फॉर्मूले में डिराइव कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लो ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और फिर इधर जाके ऐसे क्रॉस हो रही है ना, इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से बाहर आ रही है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल आपका R1 है, ये एंगल आपका R2। हम R1 R2 ये में रिलेशन निकालना चाहते हैं। ओके, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा है। ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ? 90 माइनस R1 होगा क्या? ये नॉर्मल है, टोटल 90 है, तो ये R1 ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस R2, सबका सम 180। तो हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2
s इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये कैंसिल हो गया तो ये बराबर क्या आ गया r1 प्लस r2। ये रिलेशन नंबर 1 है जो आपको याद रखना है। ये बराबर क्या हो गया r1 प्लस r2। r1 क्या है रिफ्रैक्शन एंगल पहले सरफेस पे, और r2 क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2। E क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कैपिटल A क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो पहला रिलेशन तो ये हो गया A बराबर क्या आ गया r1 प्लस r2। दूसरा देखते हैं, ठीक है याद रखिए सिंपल है, A बराबर क्या है r1 प्लस r2। दूसरा देखिएगा फिर इसमें क्या रे का डेविएशन जो है है ना, ये रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो किधर जाती इस तरीके से, अभी इधर गई, तो इनके बीच में जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो नेक्स्ट अगर अपन एंगल ऑफ डेविएशन ड्रॉ करें तो दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना। जानी चाहिए इधर गई, इसके बीच के एंगल को, ये बीच के एंगल क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ड्रॉ कर लो फिर ये एंगल आपका ठीक है, ये एंगल और ये एंगल निकालना, अच्छे से ड्रॉ करना ताकि एंगल अपने आप को दिखे। कंप्लीट ड्रॉ। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आया A बराबर r1 प्लस r2। दूसरा यहां से आ गया, इधर देखो, तो ये 90 था, ये टोटल एंगल क्या था बताओ I, ये यहां से यहां कंप्लीट एंगल क्या होगा r। तो मतलब ये आपने लाइन ड्रॉ करा और ये जा रहा है, ये एंगल क्या होगा r होगा, और ये टोटल एंगल क्या होगा I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर तो देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या हो गया r। इस लाइन को हमने सीधा प्रोड्यूस करा है और ये नॉर्मल था, तो अगर ये आई है तो ये भी टोटल कितना होगा I वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये जो छोटा सा एंगल ये बना, ये क्या बन जाएगा I माइनस r। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा E माइनस r, सेम काम उधर हो रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं E माइनस r। तो आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा जो है इन दोनों का सम होगा, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल में। तो डेल्टा बराबर क्या लीजिए I माइनस r1 और प्लस करेंगे यहाँ पे बताओ E माइनस r2। ये क्या बन जाएगा I प्लस E माइनस r1 प्लस r2। r1 प्लस r2 क्या होता है E, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया I प्लस E माइनस E। लो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये दो चीज आपसे पूछे जाते हैं। तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन में क्या हो गया I प्लस E माइनस है ना। सेंस ऑफ डेविएशन किधर है क्लॉकवाइज एंटी बता सकते हैं, इसमें किधर हो रहा है डेविएशन, इधर जाना चाहिए था इधर को गया, तो कौन सा सेंस है ये क्लॉकवाइज। नहीं, ये दो रिलेशन है जो आपको याद रखना है।